आगे 2-4 ये सवाल जोड़ वीडियो जी ठीक आ रहा सर, है? जी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए सर आप। मैं कह रहा हूँ वीडियो वगैरह आ रहा है क्या? दिख रहा है फेस तो? अरे बिल्कुल सर, करेक्ट। बड़े फर्स्ट क्लास एकदम। बाकी हम लोग म्यूट, बाकी सब लोग म्यूट कर लो, आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दो सर। जी रिकॉर्डिंग शुरू है। जी सर। महावीर जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही। जी सर। तो सबसे पहले तो अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए मुझे। सर मैं जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय से हुई है। मैंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर किया है और वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्ष 2007 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था और अभी मैं जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में टीजीटी हिंदी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो अभी आपका ग्रेड पे क्या है, ग्रेड लेवल क्या है आपका? जी सर, अभी सर मेरा जो बेसिक पे है 7th पे कमीशन के हिसाब से वो 54,000 है सर। लेवल, ग्रेड लेवल, लेवल बताएंगे मुझे आप? लेवल सर लेवल 6 है सर। अच्छा, ठीक है। और आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है आरएस में? जी सर, मेरे पहली चॉइस आरएस है, जी, आरपीएस, और थर्ड आरटीएस है, चौथी अकाउंट सर्विस आरएससीएस। ओके। अच्छा, मुझे बताइए, आप जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं आप अपने जिले में? जी सर, सर जोधपुर में जो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो मुझे लगता है कि जो जो भूजल स्तर है वो कम हो रहा है और सिंचाई की इतनी सुविधाएं भी नहीं है, तो पानी की एक समस्या है। ठीक और है। दूसरी दूसरी समस्या सर इसमें एक जो सिलिकोसिस जो बीमारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में, जो खनन क्षेत्र है जोधपुर में, खनन क्षेत्र काफी है, तो वहां पर ग्रामीणों में ये सिलिकोसिस की बीमारी, जो मजदूर वर्ग है उसमें ये बीमारी है सर। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा सर अभी वर्तमान में थोड़ा सा ये लग रहा है कि जोधपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो नशे की प्रवृत्ति है वो अभी नई समस्या के रूप में उभरी है सर। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये नशे की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है आजकल युवाओं में? जी सर, इसके पीछे सर एक कारण तो यह है कि जो तस्करी का देखा जाए कि यहाँ पर उसके माध्यम से नशा जो है व्यापारी या जो तस्करी करने वाले उन्होंने आसानी से ये लोग मुहैया करा देते हैं नशा करने वालों को। दूसरा काफी नशा नशा बढ़ रहा है इसलिए तस्करी बढ़ रही है, या तस्करी बढ़ रही है इसलिए नशा बढ़ रहा है? जैसे तस्करी बढ़ने का वैसे कारण तो नशा बढ़ रहा है वही कारण है, लेकिन ये है कि जो पहले जो तो था कि नशे की जो चीजें थी वो आसानी से नहीं मिलती थी, तो नशे की आदत कम थी। और एक सर युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा जैसे बेरोजगारी है या उनको थोड़े से जागरूक नहीं है तो वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक कारण इसका बन रहा है सर। अच्छा, तो ये तस्करी बढ़ रही है तो ये क्या है, ये प्रशासन का फेलियर दिखता है आपको? सर इसमें कहीं न कहीं चूक तो प्रशासन में होती है सर, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये व्यापार फैल रहा है या जो ये लोग तस्करी करते हैं और ये अभी पकड़ में काफी प्रशासन इसमें सक्रिय भी है, काफी पकड़े भी गए हैं और है इसमें थोड़ी सी चूक कह सकते हैं सर। अच्छा, और क्या लगता है आपको, ये नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है इसका सिर्फ प्रशासन ही एक कारण है या कोई और भी कारण आपको नजर आते हैं? ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है इसके पीछे क्या क्या कारण नजर आते हैं आपको? जी सर, इसमें सर एक कारण जो मुझे लगता है कि जो सामाजिक हमारे यहाँ जो कुप्रथाएं हैं, जैसे कि मृत्यु भोज के समय ये अफीम वगैरह का वो प्रचलन है, तो वो भी एक कारण है इसका नशे का। अच्छा, ठीक है। और कोई कारण ऐसा? सामाजिक व्यवस्था ही एक कारण है या कोई और भी कारण हो सकते हैं? सामाजिक के अलावा सर लोगों में शिक्षा और जागरूकता का थोड़ा अभाव है ग्रामीण क्षेत्र में, जिन लोगों में वही लोग ज्यादा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं सर, इसमें एक कारण ये भी। पढ़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा नशा नहीं करते हैं? जी सर, अमूमन ये देखने में आया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है
वो नशे की तरफ इतना प्रवृत्त नहीं है, जितना कि जो अनपढ़ या जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वो ज्यादा नशे की इस प्रवृत्ति में ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, अभी यूपी में एक बड़ी विभत्स घटना हुई है। तो और ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी अलग अलग जगह पर घटी है। तो ये घटना किस ओर संकेत करती है, क्या लगता है आपको? जी सर, ये सर देखी जाए तो ये जो घटनाएं है वो हमारा एक सामाजिक या नैतिक जो समाज का स्तर है, वो लगता है कि जो नई पीढ़ी है या उसमें कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्व है जो मानसिक रूप से या मनोविकारी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो ये एक उसका कारण हो सकता है कि ये जो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती है। प्रशासन रोक क्यों नहीं पा रहा है इनको? जी सर, प्रशासन रोक ये घटनाएं, इसके लिए प्रशासन, हालांकि काफी प्रशासन ने प्रयास किए हैं। जिस तरह से निर्भया कांड के बाद में जो घटनाएं उससे पहले होती है उसके बाद में काफी इनमें कमी आई है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन रोक नहीं पा रहा है, और जो महिलाओं में भी जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी ये जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे ऐसा लगता है कि जो असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो लोगों को, उनको कानून का डर नहीं है, जो एक डर होना चाहिए कानून का। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ प्रशासन या कानून व्यवस्था पर नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सर सहमत हूँ, क्योंकि जो समाज का जो ढांचा है, राजनीति है, अगर उनमें ही उसी जो नीचे के लेवल से ही अगर लोगों में जागरूकता होगी या वो उनका नैतिक स्तर शुरू से ही उच्च स्तर का होगा तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती है। अच्छा, मान लीजिए कि आप डीवाईएसपी पद पर आ जाते हैं, तो डीवाईएसपी पद आने के बाद आप क्या-क्या नवाचार करेंगे? जी सर, जो आपने अभी चर्चा करी इसी क्षेत्र में सर नवाचार बताना सर। जी, बिल्कुल, आप इसी क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। जी सर। सर, इसमें जो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि महिलाओं में जो उनको जो अपनी रक्षा का प्रशिक्षण, इसके लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए जैसे जोधपुर में शक्ति टीम बनी हुई है, उसी तरह के और नए-नए नवाचार किए जा सकते हैं। और स्कूली स्तर पर ही जो बालिकाओं में जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। और इसके अलावा जो एक एजुकेशन में देखा जाता है कि अलग-अलग, जैसे हम देखते हैं कि शुरू से ही बॉयज़ और गर्ल्स अलग-अलग एजुकेशन उनकी होती है, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि ये समाज की जो ऐसी बातें हैं या जो यौन इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, वो पैदा होती है। तो यौन शिक्षा का भी एक प्रचार-प्रसार होना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि जो इस तरह के नुक्कड़ नाटक है या बालिकाओं के लिए इस प्रकार की जो छोटी-छोटी फ़िल्म वो बनाई जाए और उनको इस तरह से इनको पहले से ही इनको ये चीज़ें बताई जाए, ताकि इस तरह का कोई दुर्घटनाएँ हो तो उनसे पहले ही वो सावचेत रहे और ऐसी चीज़ों में ना फँसे। ओके, ऐसी बताई जानी चाहिए या आप प्रयास करेंगे ऐसा? जी सर, मैं मेरे माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो फ़िल्म्स वगैरह स्कूलों में वो दिखाने का और उनको, बच्चों को या शिक्षकों को इनके माध्यम से विद्यालयों में उनको अवगत कराने का प्रयास करूँगा सर। ओके, 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 थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज़। कृष्ण गोपाल जी, 2-3 सवाल आप पूछ लीजिए। महावीर जी, आपने अभी बताया है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं में सिलिकोसिस नाम की एक बड़ी बारिश थोड़ी सर आवाज़ आप थोड़ा पास रखेंगे, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। कह रहा हूँ, आपके क्षेत्र में सिलिकोसिस नाम की एक परेशानी और है, आपने कुछ परेशानियां बताई उसमें, ये क्या है? जी और सर, ये क्यों होती है? जी सर, सिलिकोसिस बीमारी सर एक लाइलाज बीमारी है। ये जो खनन क्षेत्र में जो लोग जो मजदूर होते हैं, तो उनके सांस के साथ जो धूल के कण वगैरह जाकर के इनके फेफड़ों में जम जाते हैं, तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये एक बीमारी है सर। इसमें व्यक्ति का इसका कोई एक भी पैटर्न, इसका इलाज नहीं है। अच्छा। सांस से जुड़ी सरकार बीमारी है ने सर ये। अच्छा अच्छा सरकार ने जो इसके लिए प्रावधान किए हैं कुछ ऐसे, मैंने सुना है इसके बारे में कुछ पॉलिसी भी बनाई है, जी सर। जानते हैं आप उसके बारे में? जी सर, सिलिकोसिस नीति 2019 बनी है सर इसमें।
और इसमें जो सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई है सर। और उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उनको पुनर्वास के लिए, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर 3 लाख रुपए और दिए जाते हैं उसमें। इसके अलावा उसके बच्चों को पालनहार योजना के तहत शिक्षा की व्यवस्था, उनको उसमें पालनहार योजना में लाभ उसका बच्चों को मिलता है, जो बच्चे अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद पालनहार योजना में उनको लाभ मिलेगा या पहले मिल जाएगा? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा सर, मृत्यु होने के बाद में पालनहार योजना का लाभ मिलेगा उनके बच्चों को। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने ऐसा सुना है कि इस योजना में इस प्रकार के जो मरीज है उनके बच्चों का उसकी मृत्यु से पहले ही उनको लाभ मिलने लग जाता है। जी अच्छा, सर, हो देखेंगे सकता वापस है सर मेरे कहीं जो हुई हो पढ़ने में, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है सिलिकोसिस बीमारी। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब अपने प्रोफेशन से संबंधित या ऑक्यूपेशन से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती है, उसमें सिलिकोसिस कहा जाता है। कुछ आपके क्षेत्र की कोई एक और ऐसी कोई ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है? इसमें सर टीबी के पेशेंट भी मैंने काफी देखे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ मैं। टीबी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड नहीं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब अपने काम और व्यवसाय की वजह से कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाना। माफी चाहूंगा सर इसके बारे में। अच्छा, माफी चाहूंगा सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक आपने बताया था नशे की प्रवृत्ति भी आपके क्षेत्र के युवाओं में अधिक पैर पसारती जा रही है। तो ये आजकल के युवा किस किस प्रकार के नशे करते हैं, क्या क्या जो सब्सटेंस है वो यूज में लेते हैं? जी सर, सर शराब अफीम ये तो पहले से प्रचलित था, लेकिन अभी एक नया जो इसमें की जो लत है बच्चों नई पीढ़ी में, वो एक नए नशे के रूप में उभरी है सर अभी पिछले 4-5 सालों में इस क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके इसी क्षेत्र में इस समस्या के पैर पसारने के बड़े कारण क्या है? क्या ये केवल आपके क्षेत्र की समस्या है या एक ओवरऑल समस्या है? वैसे सर देखा जाए तो ओवरऑल ये समस्या अभी काफी है सब जगह, लेकिन जहाँ तक पहले हमारे क्षेत्र में ये समस्या नहीं थी, इस क्षेत्र में स्मैक का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये मैंने देखा है, मैंने खुद ने मेरे आसपास के अपने गांव में भी देखा कि जो मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे थे वो लोग इसके स्मैक की लत में पड़े हैं सर। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये कम होता है, पढ़ा लिखा होने के बाद में इसका जो इसके पास में पढ़ने का उसका जो है संभावना कम हो जाती है। लेकिन आजकल ये जो बॉलीवुड के जो सारे सितारे हैं इसमें फंसे हुए हैं, ये सारे पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सर, जो सर मेरा कहने का ये तात्पर्य, जो प्राथमिक विद्यालय मेरी शिक्षा मेरे गांव में हुई थी, जो वो मेरे साथ थे, उसके बाद में वो आगे गरीब थे या आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और वो दूसरे रोजगार में मजदूरी पर लग गए, वो बच्चे सर इससे ज्यादा पीड़ित थे, उन्होंने वो इस प्रवृत्ति को जाए गए। अच्छा, क्या सरकार के प्रयास इसके लिए काफ़ी है? क्या सरकार इसके लिए पर्याप्त प्रयास कर पा रही है? जी सर, सरकार का तो इस जो भी तस्करी है या इस तरह के नशे के उसके ऊपर सरकार ने प्रयास है सर, उनके पुनर्वास के प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से रोकथाम के लिए जो तस्करी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जैसी जो ये नशा है वो आसानी से अगर उपलब्ध हो जाए तो वो यही एक सबसे बड़ी वजह है, और इससे अपराध भी, दूसरे अपराध भी बढ़े हैं सर इसमें। चलो, ये अभी श्रम विधेयक से संबंधित श्रम संहिता कुछ अभी सरकार ने से संबंधित जो विधेयक है अभी पारित किए हैं, ये श्रम विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है? श्रम समवर्ती सूची का विषय है सर। अच्छा, और कृषि भी समवर्ती सूची का विषय है? नहीं सर, कृषि राज्य सूची का विषय है सर। अच्छा, तो कृषि विषय पर अभी कुछ जो विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयकों में तो केंद्र ने एक स्पष्ट राज्य को आदेश देने का एक प्रावधान भी इसमें कर दिया है। राज्य को केंद्र आदेश दे सकता है इन विधेयकों के बारे में, जबकि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है, इसमें राज्य को अधिकार दिए वो अपने हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये केंद्र राज्य का अतिक्रमण नहीं कर रही है? जी सर, जहाँ तक कृषि विधेयक के जो बात है वो उसमें सर मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से जो कानून बने वो खाद्य वस्तुओं के जो अभी अधिनियम आया वो खाद्य वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो जो खाद्य वस्तु है वो समवर्ती सूची का विषय है।
और दूसरी श्रम विधेयक की जो बात हुई सर, उसमें एक श्रम सुधार की जो बड़े लेवल पर जरूरत थी, और क्योंकि पूरे देश में एक रूप कानून बनाने से हो सकता है कि जो श्रम के क्षेत्र में जो सुधार अभी तक नहीं हुए वो लागू करने के लिए सरकार ने जैसे जीएसटी भी लागू किया है, श्रम सुधार, तो एक आर्थिक सुधारों के पहलू इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए सर इसको। नहीं, मेरा पूछना का उद्देश्य जो है वो ये है कि क्या केंद्र राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कृषि विधेयक जो है इनमें एक राज्य सूची का विषय होते हुए भी केंद्र को अधिकार है कि वो राज्य को आदेश दे सकता है, राज्य को निर्देश दे सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर माफी चाहूंगा सर, मैं इसमें बस ये थोड़ा सुधार करना चाहूंगा कि जो वर्तमान जो विधेयक है वो राज्य सूची पे नहीं बना है सर। उन्होंने जो मैंने पढ़ा है, जो इस विधेयक में पढ़ा है कि जो उन्होंने खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो विधेयक, वो उसके ऊपर ये कानून बना है, और ये खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो वो हमारे समवर्ती सूची में शामिल है सर ये, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है सर। तो और दोनों में अगर राज्य भी बना सकते हैं, और अगर दोनों में कुछ हो, व्यवधान हो, तो फिर संसद का जो बना हुआ कानून वो माना जाता है। ठीक है सर, मेरी तरफ से ओवर हुआ सर। राठौड़ सर। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मुझे ये बताइए कि आपने कहा था भूजल स्तर की समस्या है, तो आपके जिले की बात करूं या पूरे राजस्थान की, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? स्कीम्स का नाम बताइए आप खाली। सर विशेष योजनाओं का नाम तो सर मुझे याद नहीं है, अभी मैं नहीं पढ़ पाया सर, लेकिन जैसे एनीकट है, निर्माण है, छोटे छोटे बांधों का निर्माण है, ये ठीक है, बांधों का निर्माण कर रही है। कौन सा बांध बनाया अभी? मैं छोटे छोटे जो एनीकट्स वगैरह उनकी बात कर रहा हूँ सर, विशेष बड़े बांध का सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर इसका। एनिकट्स बन रहे हैं जो भी, ठीक है। चलिए, आपका विषय क्या रहा? स्नातकोत्तर में आपका हिंदी साहित्य था। जी सर, जर हिंदी साहित्य रहा सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा में आपको कौन से सबसे अच्छे कवि लगते हैं? कौन कवि सबसे अच्छे लगते हैं? जी सर, मुझे सर छायावादी काव्य में जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है, उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी आप लगती थी पढ़ना। आप ठीक है, आप नाम बता दीजिए, वो मैं पता लगा लूंगा। मुझे ये बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ साथ छायावाद में और भी 3 कवि हैं, उनमें मैं आपसे पूछूं कि महादेवी वर्मा, इनकी किसी कविता की कुछ पंक्तियां आप मुझे सुनाइए। जी सर, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है इनकी, मैं दुख भरी नीर की बदली, आगे मुझे सर अभी इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उन्होंने महिलाओं के लिए जो उसमें अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया सर, मैं दुख भरी नीर की बदली, उन्होंने अपना जो ओके, व्यक्तिगत रूप से इसको लिखा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। इनको क्या कहा जाता है? एक सर अन्य इनको नाम भी जी सर, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता सर। मेरा कहा जाता है, ठीक है। मुझे ऐसे किसी हिंदी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए जो राजनीति में भी रहे हैं। नाम बताइए खाली। सर रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं सर, संसद में राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उनकी कोई रचना की कुछ पंक्तियां याद है आपको? हाँ सर, उनकी एक कविता है सर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो पढ़ी है सर मैंने। अच्छा, ये पंक्तियां आपने, तो कविता का नाम पता है क्या? नहीं पता माफी चाहूंगा सर, कविता को तो अभी याद नहीं है? कर पा रहा हूँ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जो पंक्तियां थी किसी आंदोलन की मुख्य पत्र के रूप में, मतलब प्रसिद्ध थी उस समय। यानी कह सकते हैं कि उस आंदोलन की जान थी। वो आंदोलन क्या था, या पता है आपको? सर्वोदय, एक मिनट सर, थोड़ा सा इसको सर्वोदय आंदोलन? माफी चाहूंगा सर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हाँ जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी हूँ का सर। आंदोलन था। जेपी जेपी मूवमेंट था सर, जयपाल नारायण जी लोहिया जी, जयपाल नारायण उनका मूवमेंट उसमें
जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा क्या थी? सर्वोदय विचारधारा से जुड़े हुए थे सर, और समाजवादी विचारधारा के थे सर जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, हम समाजवाद और साम्यवाद, मार्क्सिज्म की बात करते हैं कि समाजवाद, जो आधुनिक समाजवाद की हम बात करते हैं, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी की बात करते हैं, इसमें क्या विषमता है? जी सर, जो कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा थी सर, वो पूर्ण थे, जहां पर राज्य का स्वामित्व उसमें था संसाधनों पर, या जो भी सरकार पे, या जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब राज्य उसमें पूर्ण था। और लेकिन जो वर्तमान हम समाजवाद की बात करते हैं, जो भारत में जो हम समाजवाद का जो रूप प्रचलित है, वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सर प्रचलित है। उसमें उसमें राज्य और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही भागीदारी रहती है इसमें। जो मुख्य रूप से जो जनता से या जो नागरिक से जुड़ी जो चीजें होती है, वो उसके ऊपर सरकार का अपना अधिकार होता है। अच्छा, कार्ल मार्क्स कहते थे कि राज्य का शासन होना चाहिए, तो जनता तो यहाँ नदारद दिखाई देती है, आप जो कह रहे हैं उसमें। जी सर, माफी चाहूंगा सर, मैं इसको समझ नहीं पाया सर, आप वापिस दोहराएंगे? नहीं, आपने कहा कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में राज्य को सर्वोपरि माना है, जी तो सर, राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए राज्य का? सर राज्य का कहने का मेरा तात्पर्य है कि मार्क्सवादी विचारधारा में जो प्राइवेट सेक्टर है या जो पूंजीवती वर्ग है, उसके जगह समाजवादी वर्ग को, यानी समाज का ही पूरा अधिकार है। जो भी संसाधन है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर समाज का अधिकार रखा गया है। उसके लिए राज्य उसका संचालन राज्य करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब मुझे राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के रीजन बताइए, क्यों शामिल किया जाना चाहिए? टू द पॉइंट बताइए आप मुझे, ये रीजन है साहब। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर ऐतिहासिकता जो राजस्थानी बोली की है, क्योंकि जो हम बात करते हैं अपभ्रंश, और उसके बाद जो साहित्य है, जैसे राष्ट्र साहित्य हम नहीं पढ़ते नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, पहला ठीक तो है। ऐतिहासिकता। जी सर, ऐतिहासिक मतलब? ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक रूप से जो प्राचीनतम भाषाओं में जो शामिल है, वो राजस्थानी भाषा शामिल है। ओके, इसलिए शामिल किया। दूसरी बात? दूसरा, जो एक भारत की जनसंख्या का जो बड़ा वर्ग है, वो राजस्थानी भाषा बोलता है। तीसरा इसमें और है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जैसे अमेरिका में है, या नेपाली भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्द उसमें प्रयोग लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अमेरिका में लिए जाते हैं। मुझे ये बताइए, राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए कोई मानक बोली कुछ तो चाहिए। किसको मानक बोली, किसको, कौन सी ऐसी मानक बोली है जिसको राजस्थानी भाषा के रूप में मान्यता दिलवा सकते हैं? जी सर, इसके लिए अगर पूरे राज्य स्तर पर सहमति बना करके मारवाड़ी को मानक बोली के रूप में रखा जा सकता है सर इसमें। आपने कहा कि मानक बोली मारवाड़ी होनी चाहिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे राजस्थानी भाषा बोली जाती है। मुझे ये बताइए कि मारवाड़ी जो है, जिस मारवाड़ी की हम बात करते हैं, वो राजस्थान के कितने फीसदी लोग समझते हैं, कितने फीसदी लोग बोल सकते हैं विशुद्ध रूप से? जी सर, इसका मुझे फिक्स आंकड़ा तो नहीं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है, वहां पर इसमें मारवाड़ी बोलते हैं। और राजस्थानी की अंदाज? जितनी जी सर बोलियां हैं, वो सब आपस में जुड़ी हुई है सर। ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी बोलने वाला ढूंढाड़ी नहीं समझ पाता है, या ढूंढाड़ी वाला मारवाड़ी नहीं समझ पाता है। तो इन सब की एक मानक ठीक है, भाषा रखी जा सकती है। आप मुझे अंदाज से बताइए, इतने फीसदी लोग हैं वो मारवाड़ी बोल सकते हैं? जोधपुर की भाषा विशुद्ध जोधपुर में जो बोली जाती है, इतने फीसदी लोग हैं राजस्थान के, अंदाज से बताइए मुझे। तो शुद्ध मारवाड़ी की बात की जाए तो लगभग 20% आबादी हो सकती है सर राजस्थानी में। 20% आबादी बोल सकती है? जी सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अलवर और करौली में बोली जाने वाले, जो वहाँ की स्थानीय जो बोली है, वहाँ की बोली बोलने वाले व्यक्ति को जोधपुर की मारवाड़ी कितना फीसदी समझ में आएगी? सर जैसा सर आपने पूछा था कि आपको कौन सी इसमें बोल रही, उसके हिसाब से मैंने मारवाड़ी कहा था। लेकिन जो मेरा अगर उसमें राय ली जाए, तो मैं तो कहूंगा कि जो सारी जितनी भी बोलियां हैं, मेवाती है या ढूंढाड़ी है, इन सब के अलावा राजस्थानी की एक उसी को, एक राजस्थानी को ही मानक उसकी बोली भाषा भाषा के रूप में इसको दे सकते हैं हम। क्योंकि इसकी और लिपि के रूप में हम जैसे देवनागरी लिपि का हम प्रयोग कर रहे हैं अभी इसमें राजस्थानी में,
कुछ सुधार करने जरूरी है, तभी इसको मान्यता मिल सकती है सर। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, हाँ ना में जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्ट में। राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा आज के संदर्भ में दोनों को पूरे राजस्थान में लागू करते हैं, तो लोगों को परेशानी किससे ज्यादा आएगी, राजस्थानी पढ़ने से आएगी कि हिंदी पढ़ने से आएगी? वर्तमान संदर्भ में सर राजस्थानी पढ़ने में आएगी। ओके ठीक है सर, आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू।